हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, हम वापस आ गए बाकी का पार्ट करने के लिए, क्योंकि हमसे रुका नहीं गया। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है जिसमें पूरा बता रहे हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो टाइटल है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश, द इंडो पाकिस्तान वॉर्स, हाउ बांग्लादेश बिकम अ फ्री नेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी, अगर भूल गई तो आप सर्च कर लेना और आपको वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान में जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 को मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब। बताइए, इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी कही कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना, तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था सर कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज्यादा हमला नहीं करेंगे, ज्यादा हमला इधर करेंगे। ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया। आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची में। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में। ये ग्वादर भाग गए। अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई, हिंदुस्तान। ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय। हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त। भैया ऐसे मारा जाता है? हाँ, अरे भाई, बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया। बताइए, इस तरह मारा जाता है? हाँ, यहाँ देखिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई, बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से न मारिएगा। देख रहे हैं, इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के। कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुई युद्ध के, केवल 2 दिन हुए हैं। आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगेवाला धो दिए और 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए, भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहां से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ। किसको? विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ गई थी। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए हैं तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया। और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए, यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा। रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं। तो नेवी से ही इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। INS विक्रांत, INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का। और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था।
जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना है। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूरी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखे। पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी, ये मारने आ गया किसको? विक्रांत को। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ कि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया। भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहां पर? विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में, क्या आईएनएस राजपूत हमको मार दो? कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे आप लोग खाली कर दीजिए, आईएनएस विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, बहुत सारे फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलोलो, विशाखापट्टनम पर पीएनएस गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था आईएनएस राजपूत। ये गधा जो था पीएनएस गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ। ये भी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहते हैं। और आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था। भारतीय सेना का मोराल पूरे 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा दीजिए। तो अमेरिका ना पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रही, ले
तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते हैं तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। कितना, अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कर रहा है, गिरे उधर मत जो, बहुत देर हो गया, पहले पहुंच गया रूस, अब मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे, 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी, और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था, पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया, और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर BBC न्यूज का। और BBC ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिए फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, ये पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है, जो उनके गवर्नर हाउस थे AH मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहां पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक शाह थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब के घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा
तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हार तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया, PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया। 7वां बेड़ा को नहीं घुसने दिया था, अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। अब भारत को उस समय लोग कहते कि गरीब देश है, अभी अभी आजाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी और सारे लोग कर रहे थे, उसको गरीब समझ रहे थे, रुवा के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके? नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन 16 दिसंबर 1971। ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए, पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो, बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक उतार फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहां ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी, आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए। आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने? तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर यह मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है। ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था। ये इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई है। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पे, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाजों की मरम्मत में, तो जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट,
कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स, वीडियो वाकई बहुत अच्छा था। हमने वैसे एक वीडियो किया था, ढाका करके नाम का था शायद, मेरे को पक्का याद नहीं, बहुत पहले किया था। तो उसमें भी काफी कुछ उन्होंने बताया था, पर ये इन्होंने काफी डेप्थ में और काफी और एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं। तो बहुत ही मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया ना, हर हिंदुस्तानी के दिल की जैसे निकलती है ना आवाज, उस टाइप से, उस जोश से बताया है। तो बहुत ही अच्छा बताया और दिखाया कि हमारे जो इंडियन आर्मी है ब्रेव तो है, पर दिमाग से शातिर भी है कि कैसे उनको पता है किस तरह से क्या करके उनको मतलब डराना है और अपना काम पूरा करा के जीत के आना है। तो मैं तो वो बहुत अमेजिंग था कि भाई ऊपर से एयरक्राफ्ट वहां से गिराए तो वो डमीज गिराए हैं और उनको लग रहा है कि भैया वो सारे जो है सोल्जर्स आ रहे हैं, और वहां बीबीसी भी न्यूज में डाली जा रही है ये खबर। तो वो तो बहुत ही मजेदार था। और उससे पहले उन्होंने बताया था कि टिफिन जो है वो उन्होंने लगा दिए थे दिखाने के लिए, तो वो भी बहुत कमाल था। तो दिमाग देखो कितना कितना अमेजिंग थिंकिंग थी जिससे हम जीत पाए। तो बहुत ही प्राउड फील होता है ऐसी वीडियोस देख के, और पता चलता है कि हमारे सोल्जर्स ने कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं, जिसकी वजह से हम इतने प्राउड हैं कि हम पार्ट ऑफ इंडिया हैं, हम इंडियंस हैं। बहुत ही अच्छा था। इसमें एक पॉइंट जो था वो एक एडिशनल पॉइंट ये था कि जब रशिया को वो हेल्प के लिए मांगा तो रशिया ने बोला देखो भैया हम तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मगर लफड़ा ऐसा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स पूरे नहीं हैं, और मगर हम जो भी हैं कुछ तुम्हें हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये रशिया ने प्लान बनाया कि हम सबमरीन्स भेजेंगे, अपनी जो भी बोल रहे हैं 40 फ्लीट भेजेंगे, और फिर कैसे भय कैसे क्रिएट करें। तो उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत कम न्यूक्लियर वेपन्स, एक न्यूक्लियर शायद वेसल भेजा था, एक न्यूक्लियर वेपन या एक दो इस तरह के कम न्यूक्लियर वेसल्स थे, मगर जो खाली सबमरीन्स आई थी वो सबमरीन जो थी बेसिकली थी न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनमें पेलोड नहीं था। मगर उन्होंने फिर चाल चली कि बोला सबमरीन्स को ऊपर आओ, जिससे ऊपर से जो आ रहे हैं उनको नजर आना चाहिए कि कितनी सारी सबमरीन्स है। जब यूएस ने देखा कि इतनी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि सोचा ये था कि सबमरीन्स ऊपर क्या करने पानी के, नीचे क्यों नहीं है पानी के, मगर रशियंस ने अपनी सबमरीन्स को ऊपर उठा दिया। उससे जब वो देखा इतनी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, और पहले पता था कि रशिया के पास यूएसए से इक्वल या ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जो है फिर जो ये वो स्टेटमेंट गई थी एग्जैक्टली यूएस और यूके में जो बात हुई थी, तो स्टेटमेंट वहां से निकली थी कि वी आर टू लेट। ये इन्होंने भी कहा था वी आर टू लेट, कि वहां पे रशियंस आ चुके हैं, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स आ चुकी हैं, न्यूक्लियर वेसल्स आ चुके हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम अटैक करोगे इट विल बी सुसाइड, तुम्हारे बंदे मर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार पड़ जाएगा, एक और न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो वहां पे वो रुक गए। ये रशिया की इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, डोंट वरी, हमारे पास माल नहीं है मगर हम तुम्हें हेल्प करेंगे और तुम्हें कराएंगे। और उस वक्त जो है ये कोल्ड वॉर का जमाना था। कोल्ड वॉर में जो है जो रशिया साथ में इंडिया के, रशिया और इंडिया एक तरफ थे और यूएसए और पाकिस्तान एक तरफ थे, क्योंकि बैलेंस की गेम थी। फाइट हो रही थी यूएसए और रशिया के बीच में फाइट थी, और यहां पे जो फाइट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, रशिया ने इंडिया को अप्रोच किया था और वहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान को, इस तरह से अलाइंड थे। इसीलिए अब जो है जब पूरे पलटा चेंज हो रहा है, पूरा पलड़ा चेंज हो रहा है अब, कि मोदी जी जो है रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है और यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है। यूएसए भी फ्रेंड है इंडिया का, रशिया भी फ्रेंड है इंडिया का, तो कौन बचा पाकिस्तान के पास? चाइना। तो अब जो है ये बात हो गई कि चाइना जो है पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है और इंडिया की हेल्प कर रहा है, बोथ रशिया एंड यूएसए। सो ये, और सिर्फ ये नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मतलब जितने भी यूएस के एलाइज हैं इन अ वे वो इंडिया के भी एलाइज बन चुके हैं। यूके है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है,
ये सारी जो साउथ कोरिया है, ये सारी फोर्सेस जो हैं, इन अ वे ये इंडिया के से दोस्ती अच्छी हो चुकी है और इंडिया की रशिया से भी अच्छी दोस्ती है। और वहां पे पाकिस्तान अकेला रह गया है और उसके लिए चाइना आ रहा है, क्योंकि अब जो है टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना है। मगर इनका जो रिसर्च थी वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी रिसर्च थी, इन्होंने सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से कवर किए थे। और अगेन आपको जब इंटरनेट में सर्च करते हैं आपको ये पॉइंट्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलेंगे, आपको काफ़ी फैक्ट्स इन्होंने सही, मतलब मैक्सिमम फैक्ट्स जो हैं सही हैं, क्योंकि यही हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो वेरी नाइसली इनकी प्रेजेंटेशन हमें बड़ी अच्छी लगती है हमेशा। सो वेरी नाइसली प्रेजेंटेड और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे फैक्ट्स लेके आए हैं और इनका बोलने का तरीका ऑसम है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।